हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज से हम अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जीएस की एमसीक्यू सीरीज जो होगी, जो आपके महत्वपूर्ण होगी। आपके पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उत्तराखंड का, आपकी फिजिकल की डेट आ चुकी है, तो उसके तुरंत बाद ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको वेट नहीं करना है कि आप पहले आपका फिजिकल हो और फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके पास बोझ आ जाता है, पूरा बर्डन आ जाता है, तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप अभी डे 1 से ही जुड़ जाइए और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी जीएस में कितना सुधार होएगा इस सीरीज़ के द्वारा। तो शुरू करेंगे हम बिना किसी देरी के। बाकी मैं ये भी बता दूं कि अगर आपने सेंटर के भी एग्जाम भरे हुए, लाइक आपका सीजीएल है, सीएचएसएल है, तो वहाँ पे भी जीएस पूछी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस आप उत्तराखंड पुलिस के लिए जीएस पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन से फील्ड में आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन मैंने आपके लिए बाइलिंगुअल रखे हैं ताकि आपको ईजी हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में पढ़िए और इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ कौन से फील्ड में नहीं दिया जाता है, तो 6 फील्ड होते हैं जिसमें कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करिए ताकि आपको पता लगे कि आपको कितनी नॉलेज है। तो 6 फील्ड कौन कौन से होते हैं? मेडिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिकल्स हो गया, पीस हो गया, लिटरेचर हो गया, और इनमें से आपका मैथमेटिक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 6 फील्ड आपको पता होनी चाहिए। कैसे याद रखेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि मेडिसिन, 3 आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं। पीस और लिटरेचर 2 आप अलग से याद रख लेंगे और छठा आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो है वो बाद में जोड़ा गया, इसलिए उसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। शुरुआत की बात करें कि नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट करे गए थे, तो 1901 में इनको स्टार्ट करा गया। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको नोबेल प्राइज़ से याद रखने हैं, क्योंकि इसीलिए वीडियो देखी जाती है कि आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता लगते रहें। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता, तो मैथमेटिक्स में कौन सा प्राइज़ दिया जाता है? इसमें दिया जाता है रामानुजन प्राइज़, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि पोलो जो गेम होता है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं या कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 इसमें प्लेयर होते हैं। पोलो और वाटर पोलो 2 अलग अलग गेम है। अभी हम जितने भी गेम्स होते हैं, जितने भी प्लेयर्स उसमें होते हैं, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहे। पोलो, जिसको कि चौगान भी बोला जाता था पहले, एंशिएंट हिस्ट्री में इसको चौगान बोला जाता था, तो उसी का अपडेटेड वर्जन आपका पोलो हो जाएगा। तो आपने सुना होगा कि चौगान खेलते समय जो हमारे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। गुलाम वंश के वो संस्थापक थे। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि चौगान खेलते समय कौन से राजा की मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब हम जो खेल हैं और उनसे जो रिलेटेड प्लेयर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने प्लेयर्स एक खेल में होते हैं। तो बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है, तो 15 इसमें प्लेयर होते हैं। पोलो में जो हमने बात करी कि इसमें 4 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो इसी का एक पार्ट होता है, इसी का एक वेरिएंट होता है, तो इसमें 7 प्लेयर होते हैं। खो खो 9, कबड्डी 7, ये आपको पता होगा, बचपन से आप खेलते आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी आप सब लोग देखते हैं, तो 11 इसमें प्लेयर होते हैं, ठीक है। नेटबॉल में आपके 7 प्लेयर होंगे। वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर होंगे। और टेबल टेनिस या टेनिस जो होता है उसमें 1 या 2 प्लेयर हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि सिंगल्स होते हैं, डबल्स होते हैं, तो वो ऐसे ही होता है। अगर 2 प्लेयर्स होते हैं तो डबल्स का होता है, और अगर 1 प्लेयर होगा तो सिंगल्स होगा, ठीक है। तो इसमें 1 या 2 प्लेयर हो सकते हैं। बास्केटबॉल में आपके 5 प्लेयर होंगे, और जो आपका जिम्नास्टिक होता है उसमें 8 प्लेयर होंगे। तो ये आपको पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको सारे गेम याद कर लेने, जो भी महत्वपूर्ण है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है डेज से, इनमें से कौन सा सही से सुमेलित नहीं है या करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला आपको पूछा है शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका प्रतिरक्षण दिवस या इम्यूनाइजेशन डे जिसको बोला जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 16 मार्च को, तो ये भी सही हो जाएगा। इसी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपको बोल रहा है 11 जुलाई को, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो आपका टेक्नोलॉजी डे है वो आपको 11 मई को मनाया जाता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला इसमें गलत मैच था। 11 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है, तो इसको बोला जाता है पॉपुलेशन डे, यानी कि जो जनसंख्या दिवस होता है वो हम 11 जुलाई को मनाते हैं, तो ये आप यहाँ से याद रख लेंगे। 1 और 1 2 लोगों को मिलकर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको साइंस से पूछ रहा है। क्वेश्चन मैंने आपके लिए मिसलिनियस इसलिए रखे हैं ताकि आपका पूरा जो ल्यूसेंट का है स्टैटिक पोर्शन, जिसको हम डेड पोर्शन बोलते हैं, मृत जो हो रखा है, उसको आप जीवित कर लें इस वीडियो के साथ। तो आपको पूछ रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अभी हम जितने भी आपके विटामिन हैं उनके हम रासायनिक नाम देखेंगे, तो यहाँ से आपको सारे याद हो जाएंगे।
सिट्रिक एसिड जो होता है आपको पता होगा, ये खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे आपके संतरे हो गए, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स या खट्टे जो भी पदार्थ होते हैं उनमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड भी आपका फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि अमरूद हो गए, सेब हो गए, ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल मैंने आपको बताया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल हो जाएगा। बी के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। B1 हो गया, B2 हो गया, B5, 6, 3, 7, 9 और 12। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको याद कर लेना है या नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो टाइम वेस्ट इससे आपका नहीं होगा कि मैं सारे पढ़ के आपको बताऊं। आप खुद वीडियो पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आपको पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज़ जो हर साल दिया जाता है वो कितने फील्ड में दिया जाता है। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको सारे फील्ड याद होने चाहिए, तो इसका आंसर भी आपको पता ही होगा। तो ये दिया जाता है आपका 6 फील्ड में। 6 फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसको रिवाइज करिए कि वो 6 फील्ड कौन कौन से हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पूछा है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसके आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2 या 3:2। तो आपको पता होगा, याद कैसे रखोगे, जो आपका लंबा होता है वो ज़्यादा लंबा होता है तो आपका जो रेशियो आएगा, यानी कि लंबाई का रेशियो आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो 3:2 आपको इसमें याद रखना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पहले बड़ा नंबर आएगा पहले छोटा नंबर आएगा। तो पहला आपका बड़ा नंबर आएगा क्योंकि वो लेंथ का रेशियो पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और क्या याद रखेंगे, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कब से स्टार्ट करा गया, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको शुरुआत उसकी कब से हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको साथ साथ याद रखने हैं। अगला पूछ रहा है कि पावर हाउस या जिसको ऊर्जा ग्रह बोला जाता है, सेल का, किसी भी कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हमें ये लाइन तो रट रखी होती है बचपन से कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो याद रखना आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो पावर हाउस क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि जो भी हम अपने डेली रूटीन में अपनी ऊर्जा यूज़ करते हैं वो कहाँ संचित होती है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित होती है। किसके रूप में, तो एटीपी के रूप में वहाँ पे संचित होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है। गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है, इसको कंडक्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी आपकी चीज़ें होती है वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसलिए उसको कंडक्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन सेंसलेशन का काम करता है, तो इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को, ठीक है। तो ये सारे जितने भी इनके निकनेम होते हैं वो भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखने हैं। अगला आपको पूछा है कि कौन से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने की आपका सेल टर्म दी थी, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने की सेल की खोज करी थी, तो इन्होंने सेल टर्म भी दी थी। तो ये आपको यहाँ से डायरेक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। फिर से आपके लिए डेज वाला क्वेश्चन आया है, तो इसमें से आपको चारों डेज पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो एंटी टेररिज्म डे या आतंकवाद विरोध दिवस जिसको बोला जाता है, 21 मई को हर साल ये मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है आपका राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो ये हर साल 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जो राजीव गांधी थे, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। और डी है आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस या नेशनल बर्ड डे जिसको बोला जाता है, तो ये 12 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, तो इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली आपको पूछ रहा था। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में हम आंसर गलत दे देते हैं। तो इसमें नहीं करेक्टली पूछ रहा था, तो आपका 12 नवंबर सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया कब जाता है, तो 5 जनवरी को ही हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी, यानी कि उसकी जब आपको कमी हो जाएगी तो गम्स में ब्लीडिंग होने लग जाती है, और जो आपके दांत होते हैं वो हिलने लगते हैं, और जो आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो कौन सा वो विटामिन होता है जिसकी कमी से ये आपको होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी से आपने सुना होगा स्कर्वी जो रोग होता है, तो उसमें यही होता है कि आपके दांत हिलने लगते हैं और मसूड़ों से आपके खून आने लगता है, तो स्कर्वी उस रोग को बोला जाता है। तो इसमें जितने भी विटामिन हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ए से आपका रतौंधी होता है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, रतौंधी, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। बी से आपका बेरी होता है। सी से मैंने बता दिया स्कर्वी होता है। और डी से आपका रिकेट्स, जिसमें कि आपकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं, तो उसको बोला जाता है रिकेट्स, जो कि डी की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको किसने डिजाइन करा था। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पिंगाली वेंकैया।
तो पिंगाली वेंकैया ने हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको डिज़ाइन करा था, जो कि हमने बता दिया इसका रेशो क्या होता है, 3:2 मैंने आपको बताया था इसका रेशो होता है, जो आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि किसने ये डिज़ाइन करा था, ठीक है। यहाँ से बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नाम पढ़ लेते हैं। तो कौन है जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है, तो उनका नाम हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी जी का आपको बताने की जरूरत नहीं है, इनका नाम आपको पता ही है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि सबसे पहला हमारा नोबेल प्राइज़ भारत का मिला था, तो 1913 में पहले भारतीय जो बने थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए लिटरेचर में इनको ये प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। तो ये फैक्ट्स भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला आपको पूछा है कि जब राइबोसोम आपकी कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कि राइबोसोम आपकी कोशिका में है ही नहीं, तो वो क्या होगा, मतलब क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि जिसको प्रोटीन संश्लेषण बोला जाता है, वो रुक जाएगा। क्योंकि राइबोसोम का क्या काम होता है कि जो आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है उसको वो करता है। इसीलिए हमने बोला था कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, राइबोसोम को। तो जब वो नहीं होगा तो उसकी एब्सेंस में प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। तो ये आपका आंसर सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो चिल्ड्रन होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, उनके गुणसूत्र को कौन निर्धारित करता है। यानी कि अगर लड़का होगा या लड़की होगी तो किसके गुणसूत्र के द्वारा उसका निर्धारण होता है, यानी कि मेल के द्वारा या फीमेल के द्वारा। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम उसका प्रूफ निकाल लेंगे कि कौन उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि फीमेल में XX गुणसूत्र होते हैं और मेल में XY होते हैं, ठीक है। तो जब आपका X से मिलेगा तो ये XX बनेगा, ठीक है। X जब फीमेल का X मेल के Y से मिलेगा तो XY बनेगा। जब फीमेल का X मेल के X से मिलेगा अगेन आपका XS बनेगा। और जो आपका फीमेल का X और मेल का Y बनेगा तो XY ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आपकी फीमेल होगी, जब XX होगा, तो किसके गुणसूत्र इसमें निर्धारित कर लें, क्योंकि फीमेल में तो XS ही होते हैं, दोनों X होते हैं। लेकिन आपका जब मेल होगा तो मेल से जब X आएगा तभी आपकी फीमेल बनेगी। तो दोनों कंडीशन में आपकी यहाँ पे फीमेल हो जाएगी और 2 कंडीशन में आपके मेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन इसको डिटरमाइन करता है, मतलब किसके गुणसूत्र के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है कि कोई मेल है या फीमेल है। तो ये हो जाएगा फादर, यानी कि पिता के गुणसूत्र से ये डिटरमाइन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो हरगोविंद खुराना जी थे, उनको नोबेल प्राइज़ कौन से फील्ड में दिया गया था, उनकी किस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया था। तो इनको दिया गया था मेडिकल या फिजियोलॉजी जिसको बोला जाता है। तो ये आपको सीधे यहाँ से याद रखना है, भारतीय ये थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ से मेडिसिन और फिजियोलॉजी में इनको सम्मानित किया गया था। बाकी हमने जो नोबेल प्राइज़ से फैक्ट्स थे वो तो हमने देख ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो भूमध्य रेखा है, यानी कि जिसको इक्वेटर बोला जाता है, उसको कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कॉन्गो रिवर, ठीक है। कॉन्गो रिवर आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ की ये है, अफ्रीकन ये रिवर है, तो उसको 2 बार काटती है। यहीं पे आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा माही रिवर, जो कि कहाँ की, हमारी भारत की है। तो ये कौन सी रेखा को, ये कर्क रेखा, जिसको कि कैंसर भी बोला जाता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसको ये 2 बार काटती है। लिम्पोपो रिवर जो आपकी तीसरी रेखा बचती है, यानी कि कैप्रिकॉन, तो उसको ये 2 बार काटती है। तो यहाँ को आपको तीनों रिवर याद रखनी है, यानी कि कॉन्गो रिवर, लिम्पोपो रिवर और माही रिवर। तो ये तीनों जो हमारी रेखाएं होती हैं उनको 2 बार काटती हैं। तो यहाँ से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि ऑपरेशन जो मेघदूत है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि कौन सी जगह पे हमने ऑपरेशन मेघदूत करा था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सियाचिन, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में जो भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, उसका जो हमने नाम दिया था वो हमने ऑपरेशन मेघदूत दिया था। यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी ने जो नाम दिया था वो ऑपरेशन मेघदूत था, जिसमें कि भारत की विजय हुई थी। तो ये सियाचिन ग्लेशियर से आपका रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा विटामिन है जो आपको इम्यूनिटी, यानी कि जो प्रतिरक्षा आपको प्रदान करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी से आपको इम्यूनिटी मिलती है, यानी कि आप जितना विटामिन सी खाएंगे उतनी आपकी जो इम्यूनिटी होती है, जो आपकी प्रतिरक्षा होती है, वो बढ़ती है, ठीक है। क्या हेल्प करती है प्रतिरक्षा, आप सब लोगों को पता है कि जितने भी आपकी बीमारियां आती हैं उनसे लड़ने का काम हमारा इम्यून सिस्टम का होता है। तो वो किससे स्ट्रांग होता है, वो विटामिन सी से होता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि खट्टे पदार्थों में ये पाया जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने फूड में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है या जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है, उसमें जो धर्म चक्र होता है, यानी कि जो हमने पढ़ा है कि जो 24 तिल्लियाँ होती हैं बीच में, वो कौन से कलर की होती हैं। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, एक समुद्री नीला और एक गहरा नीला। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा समुद्री नीला, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है, दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आप गलत भी कर सकते हैं। तो समुद्री नीला इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपको पूछा है कि जो जन गण मन, ठीक है, हमारा राष्ट्रगान जो है वो कौन से अधिवेशन में पास हुआ था, कौन से अधिवेशन में वो गाया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। विश्व नारायण दत्त इनका नाम है जो इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे।
तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में आपका जनगण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला आपको पूछा है कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। पहले तो आपको भारत का भी पता होना चाहिए कि भारत का नेशनल स्पोर्ट क्या है। तो हमारा कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। वैसे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो हॉकी है वो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉकी हमने क्योंकि बहुत सारे उसमें टूर्नामेंट जीते हैं तो बहुत फेमस हमारे लिए वो हो जाता है, तो इसलिए हम उसको नेशनल स्पोर्ट कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी नहीं उसका आंसर करेंगे। यहाँ पे हम यूएसए का पढ़ रहे हैं तो बेसबॉल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि नोबेल प्राइज कहाँ पे इस्टेब्लिश करे गए थे। तो स्वीडन में ये इस्टेब्लिश करे गए थे। कब करे गए थे? तो 1901 मैंने आपको बताया है। ठीक है, स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पे आपके 5 फील्ड के नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। बाकी जो आपका पीस का प्राइज है वो कहाँ पे दिया जाता है? वो ऑस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 5 फील्ड है वहाँ का प्राइस कहाँ पे दिया जाता है, या फिर जो आपका पीस का प्राइस है वो कहाँ पे दिया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। 6 फील्ड मैंने आपको बता रखे हैं, 5 जो अदर है वहाँ का स्टॉकहोम में दिया जाएगा और जो पीस का है वो ओस्लो में दिया जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो 29 अगस्त को, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम हर साल 29 अगस्त को अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो किसके याद में या किसको सेलिब्रेट करने के लिए हम ये मनाते हैं, किससे ये संबंधित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्यानचंद। जो मेजर ध्यानचंद जी थे तो उनके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं हर साल 29 अगस्त को अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे। हॉकी का जादूगर भी इनको बोला जाता है, तो इस तरीके से आपका निकनेम भी पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। यहीं पे आपके लिए एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड थे उनका नाम चेंज करके 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। तो नाम चेंज हुआ है तो इसलिए न्यूज़ में है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो इसका सीधा आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु। इस तरीके जो फेमस जो आपके फेस्टिवल या कोई भी त्यौहार कहीं पे होता है तो आपको सीधे स्टेटिक याद रख लेना है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जल्लीकट्टू का आंसर आपका तमिलनाडु यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाथी मैराथन नाम की एक आयोजित की जाती है, एक मैराथन आयोजित करी जाती है, तो वो कौन से सिटी में आयोजित करी जाती है? तो ये करी जाती है आपका जयपुर। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। तो जयपुर में हर साल एलिफेंट मैराथन जिसको बोला जाता है वो आयोजित करी जाती है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि स्कॉटलैंड का नेशनल स्पोर्ट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रग्बी फुटबॉल। तो कुछ ऐसे देश होते हैं जिनके आपको नेशनल स्पोर्ट पता होनी चाहिए। एक तो जो हमारी नेबरिंग कंट्री होती है, यानी कि जो हमारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसियों के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होता है, अपने पड़ोसियों के बारे में पता होता है। तो जो हमारे देश के पड़ोसी हैं उनके बारे में भी पता लगा लीजिए। जैसे आपको मैं यहाँ पे भूटान का बताऊँ तो भूटान के साथ जो भूटान का नेशनल स्पोर्ट है वो तीरंदाजी हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी हमारे साथ या जो हमारे नेशनल वो हैं नेबर हैं तो उनको आपको याद रखना है, और उनके जो नेशनल स्पोर्ट होते हैं वो आपको यहाँ से याद रखने हैं। यूएसए का मैंने आपको बताया था कि बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी बेहतरीन कंट्री वो हो जाएगी उनके लिए, तो उसका आपको स्पोर्ट याद रखना है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मतलब मैंने उससे लगाए हैं कि आप इसको पेपर की तरह समझे। लाइक आपका जीएस का पेपर हो रहा है और आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन, हर दिन हम यही करेंगे कि 25 क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम इसको लेके आएंगे, और आप देखेंगे कि कैसे आपकी जीएस इससे इंप्रूव हो रही है। स्टैटिक जो मैंने बोला कि मृत जो आपका पोर्शन है तो उसको उठा दीजिए, उसको जगा दीजिए, तो वो भी आपका इंप्रूव होगा। और जो आप पढ़ रहे हैं वो तो इंप्रूव होगा ही, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो इंप्रूव होगा ही। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे डेली की अपडेट मिलती है। आपको टेलीग्राम में जाके आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पाठशाला ऋषिकेश के नाम से वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। तो आप उसको ज्वाइन करिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे डेली क्या क्या हम अपडेट डालते हैं, और जो भी हम वीडियोज़ लाते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।